हेलो। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्वागत है। आज भी लड़के पेपर दे के आए और उन्होंने बताया कि सर जो पेपर का लेवल है जो आप करा रहे हैं इस लेवल से नीचे का ही है। तो अगर आगे के शिफ्टों में टफ पेपर आता है, शुरुआत के शिफ्टों में थोड़े से आसान आते हैं, बाद में धीरे धीरे मीडियम में टफ होने लगता है, फिर लास्ट में फिर आसान आ जाते हैं। तो ऐसे पेपर जीडी का होता रहा। जब भी पेपर हुआ तो पूरा एनालिसिस किया हम। तो आप इन पेपरों को देख के जाएंगे। एक आध कंसेप्ट इसमें थोड़े से टफ है। तो फिलहाल क्या करेंगे, आप 10 सेट को जो करा रहे हैं, जिनका भी पेपर आपका 2 से 3 दिन के बाद है, वो इन 10 सेटों को पूरा का पूरा देखें और 2 बार 3 बार रिवीजन करिए और कंसेप्ट सीख के जाइए। पूरा का पूरा करके आएंगे। जितने लोग भी जा रहे हैं 20 में 20 मैथ, 20 में 20 रीजनिंग, तो 2-1 छूट रहा है। वो भी गलती से कभी मिस्टेक हो जा रहा है, कभी किसी तरह से हो जा रहा है। इस बार भी जैसे पिछली बार भी रैंक एसएससी जीडी में हम लोगों का यहाँ से 214वां रैंक था और 27 सिलेक्शन दिए थे। इस बार भी आपका सिलेक्शन में 200 के अंदर ही एक रैंक आएगा, क्योंकि वो लड़का पेपर दे के आ चुका है और उसका रैंक भी 200 के अंदर ही रहेगा। तो आप लोग कोशिश करिए, इसको जो पढ़ा रहे हैं इसको लगातार इन्हीं को रिवाइज करिए, क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चन है और आसान भी है और टफ भी है, कंसेप्चुअल भी है। लेकिन जो पेपर में बार बार आ रहे हैं उन्हीं को लेकर हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च किया। उसने इसे 2400 में बेच दिया। उसकी हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए व्यक्ति किया क्या है, ये 1200 में साइकिल को खरीदा है, ठीक है, और मरम्मत पे कितना लगाया, ये 1800 रुपये खर्च किया मरम्मत पे, तो ये 1800 रुपये हो गया। तो आप इसको जोड़ेंगे टोटल, तो 0 0 8 2 10 का 0, फिर 1 1 2 1 3, कुल मिला के ये 3000 रुपये उस पर खर्च किए। तो इसको एक तरीके से इसकी खरीदारी कितनी हो गई, 3000। 1200 का तो खरीदा, 1800 खर्च किया, तो इसका मतलब इसने क्रय करने में टोटल 3000 का खर्चा कर दिया। अब इस 3000 में से ये 2400 में बेच दे रहा है। तो देखिए ये 2400 में इसको बेच दिया। जब 2400 में बेचेगा तो घाटा लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब घाटा लगेगा तो कितना घाटा लगेगा, तो आप यहाँ पे हानि निकाल सकते हैं। हानि हमेशा कैसे निकलता है, क्रय माइनस विक्रय से। तो ये 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 0, 10 में से 4 गया 6, तो इसको 600 का हानि हो गया। आपको कई बार ये बात समझा चुके हैं कि हानि जो होता है हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो हानि हमारा 600 रुपये हो गया और 600 की हानि किस पे हुई है, 3000 पे। तो ये 3000 पे हानि हुई है। तो जब आप हानि प्रतिशत निकालेंगे तो 600 की हानि 3000 पे इंटू कितना करना है, 100, 1 2 3 1 2 3, आप इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% आपका आंसर है। तो ये पहला नंबर आंसर है। आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, तेज करके भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा देखिए। पूरा देख के जाएंगे तो वहाँ कंसेप्ट सीखेंगे। और 2 क्वेश्चन क्या होता है ये आपको पता चलता है जब रिजल्ट आता है तब। करने के लिए एवरेज लड़के बहुत भरे हुए हैं। एवरेज से ऊपर उठना आपको, एवरेज से ऊपर उठेंगे तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। 2 नंबर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, 8 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित है, 8 24 और 30। तो 8 और 24 और 30 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के लिए हमने 60 तरीका बताया, डायरेक्ट तरीका बताया, कई तरीके बताए हैं। इसके लिए यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा है, वो भी देख सकते हैं आप। तो 30 देखिए तोड़िए, 2 3 6 और 6 5 30। 24 में आएंगे तो 8 तरीके 24 होता है, तो ये आपका 8 हो गया, 8 तरीके 24। 8 के लिए आएंगे तो 8 8 मिला हुआ है, तो कुछ नहीं है, ये एलसीएम हो गया। अब एलसीएम हो गया, ये 2 दूनी के 4 दूनी 8 पे 4 3 12, 120। अब ये 120 जो है एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी, 30 से भी कटेगी। ये छोटी से छोटी है, इससे बड़ी संख्या बहुत है, 120 40, इसीलिए बार बार आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 120। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बीच में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, जैसे पूछा जा रहा है उसको भी करते रहना है और थोड़े से कंसेप्ट को अपना बना के रखना है। जैसा पेपर में आए वो आए हुए भी सवाल है, उन्हीं में मॉडिफाई करके हम और सवालों को बनाएं। पर एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 7% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अच्छा, तो आपको एक बात पता होगा कि ये NA यूनियन B वाले से हम लोग इसको निकालते हैं, या आप वेन डायग्राम बना के भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको सीखिएगा। ये हर जगह आपका सटीक काम कर जाएगा। काम वो भी करेगा लेकिन उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। जो हमको अभी तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब ये क्या हो गया, NA इंटरसेक्शन B, ये तरीके से इसको लगाते हैं। अब आपको जो बता रहे हैं उस बात को ध्यान रखिएगा। जब उत्तीर्ण लिखेंगे तो यहाँ भी उत्तीर्ण लिखेंगे, यहाँ भी उत्तीर्ण लिखेंगे। अनुत्तीर्ण लिखेंगे तो अनुत्तीर्ण लिखेंगे, अनुत्तीर्ण लिखेंगे। ओवरऑल रिजल्ट अगर अनुत्तीर्ण लिखे हैं, फेल लिखे हैं तो फेल का आएगा। ओवरऑल रिजल्ट अगर
पास लिखे उत्तीर्ण लिखे तो पास का आएगा। तो देखिए इसमें कितने परसेंट है, हमारे पास 20% छात्र जो है वो इसमें अनुत्तीर्ण हो गए, फिर 60% छात्र हमारे यहाँ अनुत्तीर्ण हुए, माइनस n इंटरसेक्शन भी, तो 15% छात्र यहाँ अनुत्तीर्ण हो गए। आप जब इस रिजल्ट को ठीक करेंगे तो ये जोड़ घटा के लाएंगे तो ये आपको 5 देगा, मतलब 65% छात्र जो है ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है ऊपर वो अनुत्तीर्ण का है। ये सब रिजल्ट किसका है, अनुत्तीर्ण का। लेकिन हमसे सवाल में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बताना है। तो आंसर जब आप करेंगे तो 100 में से इतने तो अनुत्तीर्ण हो गए, 100 में से इतने अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण कितने हो गए 65, अनुत्तीर्ण हो गए तो 65 5 70, कितना आंसर आएगा 35%, तो 35 आंसर होगा। फिर से सुन लीजिए क्या बता रहे हैं, जब अनुत्तीर्ण लिखेंगे तो सब अनुत्तीर्ण लिखिएगा, 100 में से घटा देंगे तो उत्तीर्ण आ जाएगा। जब उत्तीर्ण होगा तो सब उत्तीर्ण होगा और 100 में से घटा देंगे तो अनुत्तीर्ण आ जाएगा। अगर यही पूछ लेता कि कितने प्रतिशत या तो इसमें या तो इसमें या तो दोनों में है, तो आंसर होता है आपका 65%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, 4 नंबर पे देखिए। पर केवल लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से आधी है, और लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक के 2 गुने हैं। यदि कक्षा का औसत अंक 56 है, 56 है, तो लड़कों के औसत अंक बताइए। देखिए एलिगेशन आप पढ़े होंगे, एलिगेशन पढ़े होंगे तो एलिगेशन में आपको एक बात बताते हैं कि देखिए ये जो बीच में आता है ये ओवरऑल होता है, ना ये लड़के का होता है ना लड़की का होता है। लड़के लड़कियों का जो मिक्स करके आता है एवरेज वाला, तो वो ये होता है। जैसे आप मिक्सचर पढ़ते हैं, एक 20 रुपये किलो चावल होता है, एक 40 रुपये किलो होता है या 25 रुपये होता है, उसको मिक्स करते हैं तो 24 रुपये 20 रुपये बनता है, तो वो बीच में होता है, तो मिक्सचर बीच में होता है। अब ये बोल क्या रहा है कि लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। तो लड़कियों की संख्या, तो आप मान लीजिए कि गर्ल यहाँ पे रहेंगी और यहाँ पे कौन रहेगा, बॉय रहेगा। तो बॉयज जो हैं वो 2 अगर होंगे तो लड़कियां 1 होंगी, क्योंकि लड़के लड़कियों की संख्या की आधी होगी। अगर आप ध्यान से और बारीकी से समझे होंगे जिस तरह से कॉन्सेप्ट समझाते हैं एलिगेशन का, तो ये संख्या को ही दिखाता है। तो ये संख्या को दिखाता है, ये संख्या आता कहाँ से है, यहाँ पे कोई नंबर होता है, यहाँ पे नंबर होता है, इसका डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे जो नंबर आता है उसको कटाने के बाद ये रेशियो आता है। तो ये संख्या को ही दिखा रहा है, और ओवरऑल कितना हमारे पास है 56। अब देखिए यहाँ पे लड़के और लड़कियों की कक्षा की संख्या में लड़कों की संख्या की आधी है, तो आधी ठीक हो गया। लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक से 2 गुने हैं, लेकिन जब एवरेज का बात होगा तो लड़कियों के औसत अंक जो है वो डबल है। लड़कियों के औसत अंक लड़कों से कैसे हैं, डबल है। संख्या आधी है लेकिन इनका औसत अंक डबल है। अब आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए, तो देखिए 2 रास्ते आपके पास हैं, या तो आप एक एक्स मान लीजिए, फिर 56 - x ऐसे करके तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। पेपर में आपको ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन से आराम से ट्राई कर लेंगे। मान लीजिए पूछा किसका गया, पूछा गया लड़कों का औसत अंक बताइए, तो लड़कों का मान लीजिए कि 42 है, तो लड़कों का अगर 42 मानेंगे तो 42 का डबल कितना होता है, 84। अच्छा, इसमें से इसका डिफरेंस यहाँ देखेंगे तो 84 56 में डिफरेंस कितना गया, 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, और ये 7 में से 5 गया 2 हो गया, तो ये 28 हो गया। अच्छा, इसमें डिफरेंस देखेंगे तो इधर 8 इधर 6 है, तो कितने का आया, 14 का। ये तो पहला ही ऑप्शन सेट हो गया, ये 14 एकम में 14 और 14 दूनी 28, तो पहला ही ऑप्शन सेट हो गया, आंसर हो गया आपका ये 42 नंबर। अगर आप एक्स मान के लगाएंगे तो ये सवाल बड़ा होगा, कंसेप्ट को समझना जरूरी है, कंसेप्ट समझेंगे तो ही रिजल्ट आपका आ पाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। ये संख्या का रेशियो है, यहाँ ओवरऑल दे दिया है, तो लड़के लड़कियों का पूछ रहा है, उसका डबल है, तो हम 1 मानेंगे, उसका डबल करके देख के डिफरेंस निकाल के लगा लेंगे। अगर आपको उस तरह से लगाना होगा कि टोटल का कितना है, तो टोटल का मानना पड़ेगा, 156 - x करके, तो वो उस तरह मत लगाइएगा, कंसेप्ट सीखिए। कह रहा कि एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। एक त्रिभुज है आपके पास ABC, तो देख लीजिए त्रिभुज इसी में से बना दे रहे हैं आसानी से। देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, यहाँ पे नाम है, ये A है, ये B है और ये C है। AB बराबर है किसके, AC के। ठीक है, और ACD 95 अंश दिया हुआ है। अब जहाँ रेखा BC को बढ़ाने पर D एक बाह्य बिंदु है, इसको बढ़ाने पर जो है इस पे D एक बाह्य बिंदु है, और यहाँ पे आपको नाम दिया है ACD। ACD दिया हुआ 95 डिग्री, तो ACD 95 डिग्री है। ये GD का आया हुआ ही सवाल है, इसीलिए इसको लिए है। ये आप ये मत सोचिएगा कि GD का सवाल नहीं है, GD का ही सवाल है। ACD आपका कितना है, 95 डिग्री। अब बात यह है, आपको कुछ बात पता होगा कि बराबर अगर भुजा होता है तो बराबर भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक और बात पता होगा आपको कि जो सरल रेखा होता है, सरल रेखा पे जो दोनों कोण मिला के कितने होता है, स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है।
स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है, और जो अगर इक्वल साइड है तो इक्वल साइड के सामने के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, मतलब बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, यहाँ जितने का होगा यहाँ उतने का होगा। तो अगर ये 95 का है तो 95 500, तो ये तो 85 का होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 180, तो 95 500 180 आ गया। तो अगर ये 85 का है इसके सामने तो ये भी कितने का होगा 85 का होगा। एक और तीसरी बात आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 85 और प्लस 85 तो ये हो ही गया। अब ये वाले को अगर आप x मान के जोड़ लें तो x बराबर कितना हो जाएगा 180। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 80 80 160 10 70 हो गया, तो 180 और माइनस 170 तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो 10 डिग्री इस सवाल का आंसर हो गया। तीन छोटे छोटे कंसेप्ट लगे हैं जो कि आप 8-9 में पढ़े होंगे कि बराबर कोण भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। पहला कंसेप्ट, सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो कितना होता है दोनों जोड़ के 180। दूसरा कंसेप्ट, तीनों त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये एक बार और देख लीजिएगा, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये छोटे से सवाल है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि यदि नियत तिथि से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है, मतलब छूट आपको 5% की मिलती है। यदि एक व्यक्ति को 350 रुपए की छूट राशि प्राप्त होती है तो बिजली बिल क्या है। तो सीधा सा बात है, ये तो एक लाइन का सवाल है। 5% का आपको छूट मिलता है, प्राप्त होता है, और यहाँ भी बोल रहा है कि छूट ही है, इसका मतलब दोनों छूट ही है। तो यहाँ 5% छूट कितने के बराबर है 3500 के। 3500 है, 35 नहीं है 350 है, तो 1% का कितना वैल्यू होता है तो 5 7 35 70। चूंकि बिजली का बिल पहले 100% था तो 100% माने 70 पे 2 जीरो, तो ये आपका आंसर हो गया भाई। 100% ही बिल होता है, उसी पे तो 5% डिस्काउंट मिला है, तो 100% निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका 7000। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर सवाल कर रहा है कि अक्षरा ने एक वस्तु 25,000 में बेची। यदि उसने विक्रय मूल्य पर 15% की छूट की पेशकश की होती तो उसे 10% का लाभ होता, मतलब विक्रय मूल्य पे ही पेशकश कर रही है। तो देखिए 25% में 25,000 में बेचने वाली थी तो ठीक है बेच देती, लेकिन बेच तो दी है। ये कह रहा है कि अगर जितने में बेची है उस पर 15% का और डिस्काउंट देती, मतलब 15% का डिस्काउंट देती, मतलब 85% हो जाता है। 15 छोड़ने का मतलब है कि 100 में से 15 गया तो 85 बच गया। तो अक्षरा बेचने वाली इतने में ही थी, तो इसको आप इधर से गुणा कर देंगे, इधर से गुणा कर दीजिए, ऐसे हो गया। इसका मतलब ये इसको बेचती इतने में, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो हटा दिए, एक जीरो रख दिया। 25 5 125 का 5 हो गया, 12 लगाया, 25 8 हम 200 और 12, तो 200 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 212। मतलब अगर ये 2500 में बेचती थी, उस पे ना बेच के 15% डिस्काउंट दे के, मतलब इतने में बेचती, तो भी इसको फायदा हो जाता। कितने का फायदा हो जाता है 10% का लाभ होता है। लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय पे। तो आप मान लेंगे कि वस्तु का क्रय 1 है, x है, उसी पे 10% का लाभ हो रहा है, तो ये 10% का लाभ ही बराबर हो जाएगा 21,250। अब x का जो मान निकालेंगे तो ये कट गया है, तो 21,251 जीरो पहले से था और एक जीरो जा रहा है, और भाग करना किससे 11 से। यही आपका x का वैल्यू आएगा, लेकिन आपने यही क्रय पूछा है ना, क्रय ही पूछा है, तो x का वैल्यू आएगा। तो भाग दीजिए इसको, 11 एकम में 11, 11 एकम में 11, 10 बचा है तो यहाँ जाएगा तो 11 9 99, 19 से एक ही आंसर शुरू है, तो आप फिर से घर पे भाग दे लीजिएगा। हम इतना ही भाग दे के इसको लगा देंगे। हम चाहते तो यहाँ x ना मान के 110% बराबर ये लिख देते, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हमने x का 110% लिख दिया। खाली 110% लिख देते, केवल 110%, एक का मान निकाल के 100 का मान निकाल देते तो हो जाता। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। ABC एक ही समय एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर 240 सेकंड, 300 सेकंड और 100 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए ये तो एकदम आसान है। जब भी आपको बोले कि शुरुआती बिंदु पे पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा, ये इसका एक राउंड मार ही के आ रहा है। समय ही दे दिया कितना, ए का समय आपको दे दिया 240 और बी का समय दे दिया 300 और इसका समय दे दिया है सी का 160। तो जब आपको समय दे दिया तो टेंशन ही नहीं है, समय का एलसीएम ले लीजिए। तो आपको समय का एलसीएम ले लेना है, 240 300 और 160 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेंगे, वहीं आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेने टाइम बताएं कि बड़े नंबर को ले लिया जाता है, तो ये 0 0 है। आप 300 को थोड़ा सा तोड़ के देखेंगे तो आपको दिखेगा ये
देखिए 300 100 है ना, ये तो 25 चौके 100 होता है, तो ये 2 दूनी के 4, अब 25 चौके 100 हो गया, और ये 3 ले लीजिए, ठीक है। 24 में क्या होता है, 24 में 10 तो आ चुका है, 24 में 8 3 24 होता है, 3 भी आ चुका है, तो 2 और 2 लेना पड़ेगा आपको, ये 24 हो गया। 160 में का 0 तो आ चुका है भाई, 10 तो आ चुका है, 2 5, अब 16 में 4 होता है, तो 2 5 10 आ गया, तो 3 आ गया है, और एक लेना पड़ेगा ना, एक और लेना पड़ेगा, तो यही इसका एलसीएम होगा। एलसीएम आपको निकालना सीखना पड़ेगा तेज, एलसीएम तेज निकालेंगे तो ही हो पाएगा, ठीक है। गुणा कहाँ करते हैं, देखिए 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200 दूनी 400 दूनी 800 3 1200, तो 1200 इसका एलसीएम होगा, 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड आंसर होगा। अगर आंसर में 1200 सेकेंड नहीं दिया होगा तो 1200 को आप भाग करेंगे किससे, 100 से भाग करेंगे 60 से, तो 6 दूनी 12 20 आंसर हो जाएगा, 20 मिनट। 1 मिनट कहीं गलती कर दिए क्या, 300 जब लिए थे तो 25, अब 25 चौके 300, ठीक है। 240 लिए थे, 25 चौके ये 300 हो गया था, 240 में 8 तरीके 24 होता है, तो 8 तरीके 24 ले लिए। अच्छा 160 में 2 और 5 ले लिए हैं, आपको और 4 2 चाहिए। अच्छा 1 2 यहाँ छूट गया, तो ये 1 और 2 चाहिए, तो 1 2 और लेंगे, तो ये 12 दूनी कितना हो जाएगा, 2400। इसका एलसीएम 2400 हो जाएगा, इसका एलसीएम 2400 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका एलसीएम जो है वो 2400 आ जाएगा, 2400। अब 2400 में आपको मिनट में आंसर करना है, तो 2400 को भाग करेंगे किससे, 60 से, तो ये देंगे तो 6 चौके 24, तो 40 मिनट इसका आंसर होगा। 2 एलसीएम छूट गया, आप जैसे मन करता है एलसीएम ले लीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा फास्ट सीखिए तभी आ पाएगा। देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, एक मूलधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 441 हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब होता है इसमें पैसा भी है और ब्याज भी है, पैसा भी होता है और ब्याज भी होता है, तो उसी को बोलते हैं मिश्रधन। तो हो जाएगा, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है और मूलधन क्या है, तो एक लाइन का सवाल ये भी है। इसको बोले थे कि 5% को आपको सीधा करना है, 5% को सीधा करने का मतलब 5/100 लिखना है, ये हो गया 1/20। अब 1/20 का आपको स्क्वायर कर देना है, 20 का स्क्वायर जब 2 बार बोलेगा 2 साल पे तो स्क्वायर, और 3 बार बोलेगा तो क्यूब, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। तो हमारा माना हुआ धन कितना हो गया, 400। अब टेबल आपको 2 बार बनाना है, तो 1/20 से बनाना है, तो यहाँ पे 20 आएगा, क्योंकि 20 से 20 कटेगा, फिर अगले में फिर 20 मिलेगा, लेकिन अगला 20 का 1/20 मिलेगा, तो 20 से 20 कटेगा तो 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज जो आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज वो आ रहा है 41, और ये धन कितना है, 40 हो जाता है। इसका मतलब अमाउंट का बात हो रहा है, अमाउंट में 400 प्लस 41, तो कितना हो गया, 441। तो अमाउंट के बराबर ही दिया है, इसका मतलब जो आप धन माने वही धन है, तो 400 इसका आंसर है, तो ये हो गया 400 आपका आंसर, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, जो आप अमाउंट निकाले वो अमाउंट के बराबर ही हो गया है, तो 441 के जब बराबर हो गया तो धन जो माने वही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2742 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कल ही आपको बता दिए हैं कि ये ठोस कभी अर्धगोला होगा तो इसका जब वक्र पृष्ठ का बात होगा तो इसमें ये वाला पार्ट जुटता है, ये पार्ट जुटता है, तो ये कितना होता है, 2/3। 1 मिनट, ये आयतन हो गया। वक्र पृष्ठ आपको लिखना है ना, वक्र पृष्ठ के लिए क्या लिखते हैं, 4πr² तो पूरा होता है, तो आधा के लिए होता है 2πr², लेकिन इसमें नया जुड़ जाता है πr²। आप देखिएगा पिछले वीडियो में भी पूरा ये लिखे हैं फार्मूला एक जगह, ये अर्ध वक्र पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है, सब कुछ लिखे हैं। तब 3πr² का मान आपके पास है, 3πr² का मान दिया हुआ है 2772, तो 2772 दिया हुआ है। अब r² आप निकाल लीजिए, तो 2772 को नीचे 3 और पाई के जगह पे 22, ऊपर लिखना है 7। अब आपको ये कटाना सीखना है कि कैसे कटाएंगे, तो देखिए 3 से कटा रहे हैं आपको, 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 22 से कटाएंगे तब 22 चौके 88 और 2 2 4 2, तो 22 दूनी 44, 42 × 7 बचा है। अब आप देख रहे हैं कि 7 7 इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो 7 × 7 6 के 42, तो 7 7 तो बाहर निकल जाएगा, रूट में 6 रह जाएगा, तो r की जो वैल्यू आ गई है वो 7√6 आ गई है, r की वैल्यू जो है वो 7√6 आ गई है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है कि आयतन बताइए कितना होगा, तो आयतन कैसे निकालेंगे, 2/3 पाई r³। अब 2/3 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7 और r³ तो 7 करनी में 6, 7 करनी में 6 और 7 करनी में 6, तो 7 से एक 7 कटा देंगे और 2 बार ये 3 3 ये 6 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 2 हो जाएगा।
अब ये हो गया आपका 2 दूनी के 4 और 22 चौके 88, और ये हो गया आपका कितना, ये 7 से 7 कट गया है, और ये रूट 6 तो 6 हो गया, तो 3 दूनी 6 2 हो गया, और ये आपका हो गया 22 दूनी 44 दूनी 88, और 88 हो गया, ये हो गया आपका 7, 88 इंटू 7 इंटू करनी में कितना बचा है 6, यही ना बचा है, देख लीजिएगा फिर इसको, 2/3 पाई हो गया, आर क्यूब हो गया है, तो आर में से एक 7 कट गया, इधर 7 7 49, अच्छा ये गड़बड़ हो रहा है, 7 7 49 अभी रहेगा भाई, ये हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और 7 7 49, 7 7 49, और ये वाला 6 भी रहेगा, तो 49√6। अब ये गुणा करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, आप गुणा करके कमेंट करिएगा कि कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा 7 7 ये 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और 7 7 49, 49√6, इसका कमेंट करेंगे आंसर आप, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिए, 11 नंबर कह रहे एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ए बी मिलके तो बहुत आसान काम है, एक काम को क दिन में कर सकता है 15 दिन में, और बी उसी काम को क दिन में कर सकता है 25 दिन में। तो 15 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 25 तिया 75 आ जाएगा, 15 5 75, अब 25 तिया 75। अब ए बी का हो गया, दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो 75 बटा कितना हो गया 8, 8 9 72 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 3 को भाग देंगे तो 30 होगा, तो 8 3 के 24 आ जाएगा, तो 9.3 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है ना, इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए 12 नंबर सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि एक राशि के लिए एक निश्चित वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 832, उसी राशि पर अवधि पर उतनी अवधि पे साधारण ब्याज जो दिया है वो 800 दिया है, 3 वर्ष अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। बहुत आसान सवाल ये भी है। 800 जो है, 800 आपका साधारण ब्याज है, 800 साधारण ब्याज है, क साल का दिया है 2 साल का, अगर 2 साल का 800 साधारण ब्याज है तो 1 साल का साधारण ब्याज बताइए 400, अगले साल का भी कितना होगा 400। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात किया जा रहा है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 832, तो देखिए 400 400 800 तो हो गया, अब ये जो 32 एक्स्ट्रा आया वो कहाँ से आया, यहीं से आया है, तो देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 800 और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 832। अब यहाँ से हमसे तीसरे साल का पूछ रहा है, तो हमको 32 रुपया ब्याज मिला है, 32 रुपया ब्याज मिला है, किस पे मिला है 400 पे, इंटू कितना कर देना है 100, तो कटा देंगे यहाँ से, तो क परसेंट आएगा 8%। तो रेट हमने पता कर लिया 8, हमको धन निकालना होता तो निकाल देते, लेकिन धन नहीं निकालना है, 3 बरस का पूछ रहा है, तो फिर से 400 मिलेगा, फिर से 400 मिलेगा तीसरे साल पे, 32 एक बार इसका मिलेगा और एक बार इसका मिलेगा, तो 32 एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, लेकिन इस 32 का भी 8% निकालना पड़ेगा, तो 32 का 8% तो आराम से निकाल लेंगे, 32 का 8%, 8 दूनी 16 का 6, 8 तरीके 24 1 25, क रुपया हो जाएगा 2 रुपया 56 पैसा, तो 2 रुपया 56 पैसा हो गया। अब हमसे सवाल जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 3 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए, तो 3 बरस की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर, तो ये तो यही ना अंतर को दिखाता है 3 बरस का, तो कितना हो गया 32 तिया 96 और 2 98.56, तो 98.56 इसका आंसर हो गया। देखिए ये सवाल उसी को समझ में आया होगा जो मेरे रेगुलर क्लास में होगा और ये टेबल बनाने आता होगा। पहले हम रेट निकाल ले, अगर सवाल में यहीं से धन पूछता ना तो हम धन निकाल लेते, फार्मूले से ये सवाल नहीं लगेगा, ये सवाल टेबल से ही लगेगा और बहुत आसानी से लगेगा। देखिए कितनी आसानी से लगा हुआ है, ठीक है, धन भी निकाला जा सकता था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संख्या ए ई के व्युत्क्रमानुपाती है, जो ए है वो ई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा होता है, ये ए जो है ई के व्युत्क्रमानुपाती है, संख्या ए ई के व्युत्क्रमानुपाती है, ई के व्युत्क्रमानुपाती है, संख्या जो ए है वो ई के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा बात है, ठीक है। ए जो है वो ई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप इसको कांस्टेंट मान के ऐसे लिख लेते हैं, के बटा क्या लिख लेते हैं, के बटा ए लिख लेते हैं। अब आपको आगे कह रहा है ए बराबर 50 ई बराबर 22, ए बराबर 50 है ई बराबर 22 है, ई बराबर 22 और ए बराबर 50, तो हम के बराबर निकाल लेंगे, 22 5 110 होता है, गुणा करेंगे तो 1100 हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू 1100 हो गया। तो कह रहा है कि ए और ई में संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए। ए और ई में संबंधित समीकरण अगर ज्ञात करना होगा आपको, तो के का मान तो 1100 आ गया, तो 1100 बटा ए हो जाएगा, एक आपके पास है, ये तो वाला होगा नहीं, तो आप आराम से इसको आंसर करेंगे, तो ये हो जाएगा के बराबर 1100 बटा ई, क्योंकि 1100 यहाँ रखेंगे ना, तो 1100 बटा ए होगा, तो ए यहाँ आएगा तो ई यहाँ आ जाएगा। आ रहा समझ में बात,
ये k के जगह पे आप जब 1100 रख देंगे तो 1100 बटा a हो जाएगा, तो a इधर आएगा तो e इधर आएगा, तो a और e में रिश्ता कैसा होगा, 1100 बटा e कहिए चाहे 1100 बटा a कहिए, एक ही बात है। ये भी आया हुआ है जीडी में सवाल। चलिए, एक व्यक्ति ने 900 प्रत्येक की दर से 5 बैग चावल, 1000 प्रत्येक की दर से 7 बैग चावल और 1200 प्रत्येक की दर से 8 बैग चावल खरीदे। यदि प्रत्येक बैग में 50 किलो चावल है तो 1 किलो चावल का औसत मूल्य बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 900 प्रत्येक बैग की दर से 5 बैग खरीदा तो इसका पैसा पता करिए। 900 में 5 बैग खरीदा होगा, 4500 रुपये का ये खरीद के लाया होगा। 1000 प्रति बैग की दर से 7 बैग खरीदता है तो 7000 यहाँ लगा दिया होगा, और 1200 प्रति बैग की दर से 8 खरीदा है तो 9600 यहाँ लगा दिया होगा। तो पहले आप इसको जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, तो 9 पचे 4500 ये हो गया है, अब प्लस 7000 ये हो गया है, अब प्लस 9600 ये हो गया। जब आप इसको जोड़ देंगे तो 0 0 सब जगह है, ये 6 यहाँ आ जाएगा, 6 5 11 1 आ जाएगा, 0 0 सब में बराबर है, ये 6 अब 5 11 के फिर 1 लगा है तो 9 1 10 और 7 17 17 4 21 ये आ गया। तो ये कुल मिला के 21100 रुपया हुआ टोटल। लेकिन हम बैग पता करें कि बैग हमारे पास कितना हो गया, तो देखिए 5 बैग यहाँ पे है, 7 बैग यहाँ पे, 8 बैग यहाँ पे, तो क बैग हो गया, 5 7 12 8 20 बैग, तो 20 बैग हो गया। एक बैग में कितना चावल है, 50 किलो, तो 20 बैग में 50 किलो चावल है तो ये तो 1000 किलो हो गया। तो 1000 किलो का आपको रेट बताना है 1 किलो का, तो आप औसत निकाल लेंगे 1 का। अब हमको पता है कि कुल पैसा का जोड़ 21100 आया है, 21100, लेकिन क किलो का, 1000 किलो का, तो 1000 का दाम ये है तो 1 का दाम इतना बटा 1000, तो इतना बटा 1000, 0 से 0 0 से 0 यहाँ पे जाएगा तो 21.1, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा सवाल है, इसमें कुछ दम नहीं है, आप एक बार और देखिएगा, धीरे करके देखिए, तेज करके देखिए, जैसे मन करे, लेकिन कोशिश करिए बार बार समझने का। एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के बजाय कितना देता है, 900 ग्राम का वजन करता है और 1 किलो दाल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। कह रहे कि 1 किलो के जगह पे 900 देता है। तो मान लीजिए कि 1 किलो जो सामान था वो 1000 का खरीद के लाया था, आपको 1000 पे बेच दिया, कह रहा कि क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 1000 का था 1 किलो, लेकिन 1000 के जगह पे 900 ग्राम यूज करता है। इसका मतलब फायदा कमा लिया, कितना, 100 ग्राम फायदा कमाया। किस पे कमाया, 900 पे, इंटू कितना कर देना है, 100, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 100 बटा 9, 100 बटा 9, अच्छा इसी तरह का दिया है तो 100 बटा 9 ही % देख लीजिए, तो 100 बटा 9% है। ठीक है, एक और बात आपको बता दें, वो 10 किलो चावल बेच देगा, चाहे 10 किलो बेच दे, चाहे 50 किलो बेच दे, चाहे 60 किलो बेच दे, चाहे पूरा दुकान ही बेच दे, उसको फायदा हमेशा कितना होगा, 10 सही 10 बटा 100 मतलब 100 बटा 9 मतलब 11 सही 1 बटा 9% ही फायदा होगा। लेकिन पैसा उसके पास देखेंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत लाभ हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। अगर आप कोई एक सामान बेचते हैं तो उस पर 20% फायदा होगा, तो फिर 2 भी बेचेंगे तो 20% फायदा होगा, 50 भी बेचेंगे तो 20% फायदा होगा। लेकिन अगर रुपया में काउंट करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। मान लीजिए 20% का मान 5 रुपया होता है तो 5 रुपया आपके पास बहुत हो गया, लेकिन टोटल आपको पूरे सौदे पे 20% फायदा होता है। ये समझने वाला बात है। ठीक है, चाहे वो 10 किलो बेच दे, चाहे 20 किलो, चाहे 50 किलो, चाहे 1 किलो। चलिए, एक रेलगाड़ी में एक यात्री की औसत संख्या पिछले वर्ष में इतना थी से बढ़ के इतना हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत क्या है। ये आसान सा सवाल है, लगा लेंगे। 135408 135408 है, वहाँ से बढ़ के कितना हो गया, 14150 इतना हो गया। तो यहाँ से डिफरेंस निकालना है, कितना बढ़ा, ये कितना बढ़ा, यहाँ अंतर लिख देना है कितना बढ़ गया। अब बटा में कितना लिखना है, 135408 और गुणे क्या करना है, 100। तो प्रतिशत वृद्धि आराम से आपका निकल जाएगा। तो ये भी आप आंसर कमेंट करेंगे। आप आंसर कमेंट किया करिए, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, खाली बैठ के सो के देखेंगे तो पास नहीं हो पाएंगे। यहाँ थोड़ा हाथ पेन अपना चलाइए कि कैलकुलेशन कैसे करना है। वहाँ पे नहीं चलाएंगे, यहाँ पे तो वहाँ भी जाके नहीं चला पाएंगे। तो इसका आंसर आप कैलकुलेशन करके करेंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। पर एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायान कर सकता है। आपको कई बार बता दिए, एक सवाल नाव धारा से आ रहा है, इधर ये धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, जब उल्टा, हम धारा इधर मानते हैं उल्टा,
तो ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। और धारा की दिशा में जा रहा है तो कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत 8 किलोमीटर पर आवर। नौकायान करता है, क्रमशः शांत जल में उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल बताइए। तो पहले दिन ही बताए थे, पहला वीडियो देखिएगा, कि कभी भी आपको शांत जल में नाव की चाल निकालना होगा तो उसी को x बोलते हैं, और धारा की चाल को क्या बोलते हैं, y। ये शांत जल में नाव की चाल होता है, शांत जल में नाव की चाल, ये वाली शांत जल में नाव की चाल है वो x मानते हैं, और धारा की चाल को क्या मानते हैं, y। ये आपको पहले दिन ही बता चुके हैं। इसमें क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ के जब ये निकालना होता है तो 12 और 8 को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, तो 12 8 20 कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। और इसमें y में क्या करते हैं कि दोनों को घटा के 2 से भाग करते हैं, तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, तो 3 नंबर आंसर। ये बहुत आसान सवाल है। कभी भी आपको धारा की दिशा में चाल मिले, धारा के विपरीत चाल मिले, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग करिए तो शांत जल में नाव की चाल आ जाता है, और दोनों को घटा के भाग करेंगे तो धारा का आ जाता है। ठीक है, आ जाइए। ए और बी एक कार्य को 42 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 56 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अकेला उस काम को 70 दिन में कर सकता है तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, ए और बी कितने दिन में करते हैं, 42 दिन में। तो ए और बी का आपको ले लेना पड़ेगा 42। बी और सी मिलके कितने दिन में करते हैं, बी और सी मिलके इसको करते हैं 56 दिन में। और देखेंगे तो बी अकेले कितने दिन में करता है, 70 दिन में। अब आपको इसका एलसीएम लेना है। देखिए, एलसीएम हम जैसे ले रहे हैं वैसे सीखिए। तो 70 आप पूरा ले लेंगे। देखिए, 70 अगर आप पूरा ले लेंगे तो 70 तो आ ही गया। अब बताइए इसमें क्या होता है, 8 7 56 होता है कि नहीं होता है, 8 7 56 होता है। तो 7 आगे एक 2 भी आया हुआ है, इसका मतलब 8 में का खाली कितना बच जाएगा, 4 ही बच जाएगा। 8 7 56 होता है तो 7 आ चुका है ना यहाँ पे, 7 दाम में 70। लेकिन 70 जब आया तो 2 और 5 भी तो है, तो 1 2 नहीं लेंगे ना, अब 4 ही लेंगे। चलिए, 42 में क्या होता है, 7 छक्के 42 होता है, तो 7 तो आ ही चुका है, 6 में 1 3 होता है, तो बस खत्म हो गया। अब इसको भाग देंगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा यहाँ से कि देखिए ये वाला 70 वाला तो 70 70 कट जाएगा, 7 छक्के 42, तो देखिए यहाँ से तो 10 हो गया, यहाँ 2 बचे तो 10 दूनी 20। आप ये करिएगा, कैलकुलेशन करना सीखेंगे तभी आएगा, नहीं तो लौसा मौसा देखिए, बार बार बता रहे कैसे लौसा मौसा निकालना। अब 56 में कैसे होता है, 8 7 56 होता है ना, 8 7 56। तो देखिए ये वाला, ये 7 है, इसमें का 1 लेगा तो 8 हो जाएगा, ये 5 दिया कितना हो जाएगा, 15, तो ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ 70 से 70 कट गया तो कितना हो गया, 12। स्पीड आपका तभी बनेगा जब ऐसे करेंगे, नहीं तो लगेंगे गुणा करने फिर भाग देने, उसी में टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहे कि अब आपको पता चल गया कि बी का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 12। अच्छा, अगर बी का 12 है तो बी का 12 है और दोनों को जोड़ के कितना है, 20, तो इसका कितना होगा, 8। अच्छा, अगर बी का 12 है तो सी का कितना रहा होगा, तो दोनों को जोड़ के कितना होता है, 15, तो यहाँ पे कितना होगा, 7। 1 मिनट, 12 12 3 15, 12 3 कितना हो जाएगा, 15, 12 और 3 15 हो गया। अब आपसे सवाल में पूछा गया सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी कितने दिन में करेगा, काम हमारे पास है 70 × 4 × 3। किससे करवाना है, सी से। सी का कितना है, 3, क्योंकि 12 3 15, 12 8 20, और ए का कितना था, 12, यहीं से 12 उठा कर रखे हैं, बी का 12 था, तो 3। तो देखिए 3 से 3 कट गया तो 7 चौक 28, बिना गुणा के और बिना उसके लग गया ये सवाल। कितना हो गया, 280। तो थोड़ा सा आप काम करिए कैलकुलेशन पे, बहुत तेज लगा पाएंगे, और कैलकुलेशन पे धीरे धीरे काम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा। और कोशिश करिए सीखने का, भागने का नहीं कि तेज हो रहा है धीरे हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। ये आप एलसीएम लेना सीखिए, और एलसीएम के लिए बता दिए कई बार कि वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से देखिए। पर धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर जाना है, धारा के विपरीत जाना है 144 किलोमीटर, इधर धारा के उल्टा जाना है, कितना, 144 किलोमीटर। और 144 किलोमीटर जाने में एक नाविक को 12 घंटा लगता है। तो आप चाल निकाल लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, 12। तो ये आपका चाल निकल के आ गया, चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय, तो 12 12 44 से, तो 12 किलोमीटर पर आवर। ये कैसा चाल आ गया, उल्टा आ गया, इसी को यू बोलते हैं ना, उल्टा जो आता है उसको यू बोलते हैं। अभी कह रहा है कि जबकि समान दूरी को धारा की दिशा में तय करने में 9 घंटा लग रहा है, समान दूरी को धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो उल्टा हो गया था, समान दूरी मतलब 144, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो 18, ये 16 9 44 से होता है, याद हो तो, नहीं तो 9 1 में 9, और उधर आपका कितना बचा है, 5 9 6 54, 16 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड कैसे है, धारा की दिशा में, इसको डी बोलते हैं। अभी आपको समझा है, धारा की दिशा में डी, उल्टा यू, और उसी को इससे भाग दिया, उसी को इससे भाग दिया। जब समान दूरी धारा कर, धारा की चाल बताइए। अभी क्या बोले थे, धारा की चाल कैसे निकलता है, दोनों को घटा के भाग देते हैं, तो धारा की चाल को y बोलते हैं, या धारा की चाल ऐसे निकालते हैं,
धारा की चाल ये y होता है, इसी को आप उल्टा 16 में से 12 घटा के 2 से भाग कर दीजिए, तो 4 में 2 से भाग करेंगे 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसका आंसर होगा 2 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा आप स्लो करके देखिए, जैसे भी देखिए, ठीक है। काफ़ी क्लास लेना रहता है तो टाइम नहीं मिलता है, 7 घंटा क्लास लेने के बाद फिर 2 घंटा ये लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप थोड़ा कोशिश करिए, समझ जाएंगे, बहुत बड़ा बात है नहीं ऐसे। 19 के बाद 20 नंबर देख लीजिए। 20 कह रहा है कि ए स्क्वायर बी और 3ab का तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती आपको कम से कम 4 बार बता दिए होंगे, 4 बार यूपी पुलिस के पहले सेट में बताए, कल भी बताए, पहले दिन जीडी के सेट में बताए कि हर सवाल में पूछा जा रहा है तृतीय अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती निकालने में क्या होता है, ये जो दूसरा नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो 3ab और 3ab स्क्वायर करने का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। अगर आपको 2 का कोई स्क्वायर कहेगा गुणा करने के लिए तो 2 × 2 होता है, यही ना होता है। अगर आपको 5 का स्क्वायर करने के लिए जाता 5 × 5, तो आप 2 बार स्क्वायर कर दिए। और भाग में क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी करेंगे, तो ए स्क्वायर बी कर दिए, तो ए 2 बार है तो 2 बार कट गया, बी से कट गया, तो ये कितना हो गया, तो लिखे 9b, तो ये हो गया 9b, हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ये हम लोग एक सेट पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आइए अगले सेट पे चलते हैं। अगले सेट पे आइए, फिर से आपका 1 नंबर सवाल आ गया। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, पता नहीं कितना दूर है, ये जा रहा है, इसको कैसे जा रहा है, 180 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, जाया। और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पे लौटता है। तो फिर उसी मार्ग से आगे है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर पर आवर से। ये गया था 180 से, लौट के आया 240 से। तो जा तो पता नहीं कितना दूर जा रहा है, लेकिन आने जाने में उसे कुल कितना लगा है, 6 घंटा। इसका मतलब समय का बात हो रहा है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ये गया था दूरी 180 से, फिर इधर का समय लग गया, उधर से आया था, तो दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल 240। आने में जाने में उसे कुल क घंटा लगा है, तो 6 घंटा। ये भी समय है, ये भी समय, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। एलसीएम लीजिए, इसका कितना लेंगे एलसीएम, तो अगर आप 240 ले लेते हैं तो 8 तिरी के 24 होता है, तो 24 इसमें है, 24 तियाँ 72, तो आप इसमें ले लीजिए 720। 720 इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से कटाएंगे तो 18 चौके 72 और 24 तियाँ 72, तो ये डी दोनों में है, तो 4d और 3d बराबर कितना हो गया, 6। तो 7d बराबर 6 × 720, अब बटा में कितना हो गया, कुछ नहीं, गुणा हो गया ना खाली, तो 7d बराबर ये हो गया, देख लीजिए, 4 3 7d बराबर करेंगे तो 720 × 6 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी को भाग करना है, तो हम इधर निकाल दे रहे हैं। 0 हो गया, 6 दूनी 12 का 2 हो गया, 6 7 42, 1 43 हो गया। इसी को 7 से भाग करना है, 7 6 42, 6 से शुरू होना चाहिए, 6 से 2 आंसर शुरू है, 6 7 42 1 है, फिर 7 एकम में 7, तो 7 एकम में 7 61 से होना चाहिए, तो 61 हो गया, ये आंसर आ गया आपका ना, ये वाला आंसर आ गया। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, आपका है तो भाग दे सकते हैं। 7 7 49, तो 617 आ ही गया, 7 7 49, फिर दशमलव लगाएंगे तो आएगा। इस सवाल में कुछ नहीं था। जाने में समय कैसे निकालेंगे, तो दूरी बटा चाल बराबर समय, आने में समय निकालेंगे, दूरी बटा चाल बराबर समय, आने जाने का समय जोड़ेंगे तो क घंटा होगा, 6 घंटा। तो ये जोड़ के हमने 60d का मान निकाल दिया, d का मान निकल चुका है, दूरी कितना है, पॉइंट में 617 दशमलव कुछ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक। आ जाइए, एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 24 18 और इतना है। घन का आयतन कैसे निकालते हैं, 24 है, ये कितना है 18 है, और ये कितना है आयतन। घन का आयतन जो होता है वो घनाभ है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कल भी बताए थे। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। क्या बताए थे कल, कि जब भी पिघलाने का बात करा जाए तो दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है, दोनों साइड आयतन बराबर रखना पड़ता है। तो ये तो इसका आयतन निकाल ही लिया हम लोग, इसका आयतन। अब इसको छोटा छोटा घन में बनाया जा रहा है, और उस घन की भुजा की लंबाई कितनी है, 6, तो घन का आयतन कितना होगा, 6 × 6 × 6। तो ये एक छोटे घन का आयतन निकल गया, और ये एक बड़े घनाभ का आयतन निकल गया। इसी में से पिघला के ये बनाना है, तो छोटे 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 कई बने होंगे, तो कई कितने हैं नहीं पता, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n करना पड़ेगा। छोटे छोटे घनाभ जो बने हैं कितने बने नहीं पता, लेकिन सबका आयतन मिला के इसी के बराबर होगा। कल भी आपको बताए थे कि अगर आटा इतना बड़ा है, आटा का लोइया इतना बड़ा है, छोटे छोटे आप आटा इधर से गोल गोल बना लेते हैं। अगर कोई पूछेगा तो इन दोनों का आयतन बराबर है, तो फिलहाल तो गिन के ये 6 है, तो हमको नहीं पता है, तो हमको एक ही पता था, तो n × 6 कर देंगे, n × 1 गुना कर देंगे, इसी से इसमें भाग देंगे तो 6 आएगा। मान लीजिए कि अगर ये 36 किलो का होगा, ये 6 6 किलो के होंगे, ये 6 6 किलो के होंगे, ऐसे करके
होंगे, 1 2 3 4 5 1 6, तो 6 36 है तो 36 के बराबर हो गया, लेकिन एक ही का 6 पता है तो n से करेंगे तो तभी ना 6 आएगा। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। आइए अब आपको इसको कटा देना है, कटा दीजिए। 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18 और 6 चौके 24, तो n की जो वैल्यू होगी 4 तियाँ 12 दूनी 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर। ठीक है, जब भी पिघलाएंगे तो आयतन बराबर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और कितना नंबर होगा नहीं पता तो एक n नंबर ले लीजिएगा। पर एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करके ये हुए वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ कमा लेता है। 1000 ग्राम के स्थान पे वो कितना वस्तु खरीदा था। देखिए ये 25% का लाभ कमा लेता है, तो 25% का क्या मतलब होता है, 1/4 होता है। 1/4 होता है। कल आपको बताए थे कि कितना दिया कितना कम दिया, यहाँ पे लिखते थे ना, कितना दिया और कितना कम दिया, कितना दिया कितना कम दिया, कितना कम दिया, और यहाँ पे करेंगे कितना दिया, तो कितना दिया और गुणे क्या कर देंगे 100। तो आप देखे रहे थे वहाँ पे कल वाले सवाल में देखे होंगे अगर, तो 100 ग्राम कम दिया था, 900 ग्राम दिया था, इंटू 100 कर दिए रहे थे, तो 100 से 100 कट गया था, तो ये आ रहा था कितना आपके पास, 9 एकम में 9 और एक और था, तो 11 से 1/9% आ रहा था। अब अगर हम 11 से 1/9% को सीधा करते हैं तो क्या आ जाता है, 11 9 99, 100/9, तो 1/9 आ जाता है। लेकिन ऊपर नीचे जोड़ने पे कितना हो जाता है, 1000, ऊपर नीचे जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 1000, तो हम ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, तो यहाँ तो 5 आ रहा है, 5 का मान कितना है 1000, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 200 ग्राम। जब 1 का मान 200 ग्राम हो जाएगा तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो कितने ग्राम के वजन का प्रयोग किया, तो 4 ग्राम के वजन का प्रयोग किया, ये 4 का, तो 4 इंटू कितना करना पड़ेगा 200, तो कितना हो जाएगा 800। आप चाहें तो इस सवाल को ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे लगा लेंगे वो समझिए। आप ऐसे समझिए कि 1 किलो का सामान था भाई, 1 किलो का वो कहा था कि हम तुमको 1000 दे रहे हैं, लेकिन धोखा दे दिया हमको, पता नहीं कितना दे दिया, तो ऑप्शन यहाँ पे रखते रहिएगा। 800 रखेंगे तो कितना का फायदा हो जाएगा, 200 ग्राम का। किस पे फायदा होगा, 800 ग्राम पे इंटू कितना हो गया 100, तो 2 चौके 800 हो गया, तो ये कितना हो गया 25%, तो हो गया 25% फायदा। वो आसान तरीका है, 25% को सीधा करेंगे तो 1/4, ऊपर नीचे जोड़ के 1000 आना चाहिए, तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा, 4 का लगा। ऑप्शन रखेंगे, हो सकता है 800 यहाँ हो तो 3 बार चेक करना पड़ेगा, आप लोगों को उतना तेज आइडिया नहीं है अभी, तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ऐसे करके। कह रहा है कि लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनीय कमरे में रखी जा सकने वाली छड़। तो बताए थे घनाभ का आयतन, आपको कल ही बताए थे। घनाभ का आयतन होता है एल स्क्वायर, आयतन बोल रहे हैं, विकर्ण होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण माने डायगोनल, तो विकर्ण माने डायगोनल की आपको लंबाई दिया √L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो कर दीजिए। वहीं जो घनाभ में रखेंगे, बताए थे जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें तिरछा छड़ रखेंगे तो वहीं बड़ी से बड़ी रखाएगी, और उसी का नाप जो है निकालने के लिए ये विकर्ण लगाया जाता है। विकर्ण होता है करनी में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होगा तो 10 का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो इसी को कर लीजिए। तो 10 दाम में कितना हो जाएगा 100, और 6 के 36 और 8 8 64, तो ये 64 और 36 100 100 100 कितना हो गया, रूट में 200, रूट में 200 हो गया, तो 10 तो बाहर निकल जाएगा एक बार और 2 रह जाएगा, तो 10 करने में 2 इसका आंसर होगा। 200 को जब निकालेंगे तो 10 दाम में 100 है ना, 2 बार 10 है तो एक बार 10 बाहर आ गया, 2 उसी में रह गया, तो 10 करने में 2 हो गया। सारे फार्मूलों को एक जगह लिख लीजिए, सब फार्मूला लिखवा दिए। घनाभ का तीनों फार्मूला लिखवाए थे एक दिन एक साथ, घन का हो गया था, घनाभ का हो गया था, शंकु का हो गया था, बेलन का हो गया था, सारा लिखवा चुके हैं। बस आप लोगों को ज़रूरत है पढ़ने का, और जो रेगुलर क्लास देख रहा होगा वहीं को पूरा समझ में आ रहा होगा, नहीं तो उसको लग रहा है कि तेज कर रहे हैं। आप पहला दूसरा दिन का दोनों वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी धीरे धीरे सभी सवाल कराए हुए हैं। तो जब सब सवाल कराए, फार्मूला भी लिखवा दिए, तो एक बार नोट बना लीजिए, और नोट बना के फिर इस वाले को करिए, फटाक से लग जाएगा। और एक और बात ध्यान रखिए, इन्हीं 10 को बार बार करिए, 4 बार 5 बार, जितना बार आप देख लेंगे, जितनी बार वीडियो देखना हो देखिए आराम से, ताकि ये ऐसे लग जाएगा, ये ऐसे याद हो जाएगा, पेपर में सेम ऐसे ही मिलेगा। कर एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस 1 कप और 1/2 कप है, मतलब 1 कप आप अगर चीज लेंगे पिज्जा के लिए, जब चीज अगर आप लेंगे 1 कप, तो आपको जो सॉस लेना पड़ेगा, जिसको 1/2 कप लेना पड़ेगा। ये अगर चीज लेंगे तो 1 कप लेंगे, सॉस लेंगे तो 1/2 कप। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस लिए, 15 कप सॉस लिए, ये
1/2 कप चीज़ और सॉस, तो चीज़ 1 कप हैगा तो सॉस 1/2 कप। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्ज़ा बनाने के 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया, 15 कप सॉस से उसने उस पिज्ज़ा को कितने कप चीज़ का इस्तेमाल किया? ये यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, हमको लग रहा है। रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्ज़ा बनाने के लिए 15 कप, यहाँ पे सॉस नहीं होना चाहिए, 15 कप चीज़ होना चाहिए, 15 कप चीज़ होना चाहिए। तो 15 कप जब चीज़ लेगी तो उसका सॉस कितना लेना पड़ेगा? कप सॉस का इस्तेमाल। ये उल्टा टाइप हो गया हमको लग रहा है, चीज़ यहाँ रहेगा और सॉस यहाँ रहेगा। देखिए नहीं तो आंसर ही में नहीं है ना, 15 का आधा जब लेंगे तो 7.5 आंसर में तो है नहीं, इसका मतलब गड़बड़ है यहाँ पे। तो अगर ये 15 कप जो है वो चीज़ लेती है तो 15 कप अगर चीज़ लेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा इसको? 15 कप चीज़, तो 15 कप चीज़ लेगी, गड़बड़ हो रहा है, कुछ पढ़ने में गलती कर रहे हैं क्या? देखिए तो एक पिज्ज़ा के लिए चीज़ और सॉस का अनुपात 1 और 1/2 है। चीज़ और सॉस का अनुपात 1 है, 1/2 है, ठीक है। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्ज़ा बनाने के लिए 15 कप किसका इस्तेमाल किया? सॉस का। अगर हम सॉस ले लें तो 15 कप सॉस, तो ठीक है ठीक है ठीक है, 15 का डबल 30, ठीक है। मिस्टेक हो गया थोड़ा हमसे, 1 मिनट देख लीजिए थोड़ा एक बार फिर से। देखिए चीज़ जब 1 कप लेगी तो उसको ये कितना चाहिए? सॉस कितना चाहिए? 1/2 कप। तो इसी को थोड़ा सीधा कर लीजिए, अगर 1 कप वो सॉस लेगी तो इसको क कप चीज़ लेना पड़ेगा, 2 कप इसको चीज़ लेना पड़ेगा। चीज़ माने पनीर होता है, चीज़ लेना पड़ेगा क कप? 2 कप। 1 कप अगर ये लेगी, 2 से इधर गुणा कर दिए, अगर 1 कप वो सॉस लेगी तो 2 कप क्या लेना पड़ेगा? चीज़, क्योंकि बोला 1 कप में आधा कप लगता है, तो ऐसे हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि वो निश्चित संख्या में 15 कप सॉस लिया, तो यहाँ 15 कप ले लिया, ये तो 15 से गुणा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ भी 15 से गुणा कर देंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 कप। तो 30 कप इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। कह रहा कि ए एक कार्य का 80% 20 दिनों में करता है। 80% का क्या मतलब होता है? 80% का मतलब होता है 80/100। 80/100 माने 20 चौके 80, 20 पच्चे 100। 4/5 भाग काम करने में क दिन ले रहा है? 20 दिन। तो आपको हमेशा क्या बताए थे कि एक भाग का निकालना है। एक भाग का निकालने के लिए 20 × 5 बटा में 4, तो कटा देंगे 4 चौके 4 पचे 20 और 5 पचे 25। तो ये सीधा बात हो गया कि जब ए 80% काम करने में इतना ले रहा था तो एक भाग ए पूरा काम करने के लिए कितना लेगा? ए 25 दिन में पूरा काम कर लेगा, पूरा काम करेगा। ये ध्यान से समझ लीजिए। 80% को बोलते हैं 4/5। 4/5 भाग के लिए 20 दिन लेता है, तो एक भाग माने पूरा। तो नीचे से 5 ऊपर गया, नीचे आया तो 4 पचे 20 25, तो 25 दिन में ए पूरा काम कर लेगा। अब यहाँ कह रहा है कि बी ए के साथ शामिल हो जाता है और वो शेष कार्य को 3 दिन में करते हैं, शेष कार्य। अब यहाँ भी समझिएगा, 4/5 काम तो ये कर ही दिया, तो शेष कितना आता है? तो 1 - 4/5, तो कितना आएगा? 1/5। अब 1/5 भाग करने के लिए दोनों लोग मिल रहे हैं जब ए और बी, तो क दिन ले रहे हैं? 3 दिन ले रहे हैं। तो अगर हम ये बोलें कि ए और बी पूरा काम कितने दिन में मिल के करेंगे, तो इधर से गुणा हो जाएगा, तो क दिन ले लेगा? 15 दिन। अब सवाल हो गया खत्म। ए किसी काम को करता है 25 दिन में और दोनों लोग मिल के करते हैं 15 दिन में। तो आपको क्या बताना है? बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए अकेले करता है 25 दिन में और ए और बी मिल के करते हैं क दिन में? 15 दिन में। 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 75 आ जाएगा। 25 या 75, 15 5 75। अब देखिए ए का कैपेसिटी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है, ये दोनों मिला के कितना है? 5 है, तो इसका कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। तो बी का कैपेसिटी 2 आ गया। तो पूछ रहा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो काम कितना है? 75। कितना कितना कराना है? 2 2, तो आंसर कितना होगा? 37.5 दिन। ये इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, ठीक है। यहाँ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा ध्यान से। 80% का माने 4/5 होता है, एक भाग निकल गया। और शेष काम, तो शेष कहाँ से निकलता है? 4/5 काम तो कर दिया, 20% है तो 20% का ये बात है, चाहे एक में से घटा लेंगे। 1/5 भाग दोनों मिलके क दिन में करते हैं? 3 दिन में। तो एक ही भाग करवाना पड़ेगा। एक भाग करवाने के लिए तो नीचे से जाके गुणा होगा, 5 दिए कितना हो गया? 15। तो एक भाग करवाने में क दिन लगेगा? 15 दिन। ये दोनों को मिलके, तो दोनों मिलके 15 दिन। और यहाँ वाला कंसेप्ट समझते ही होंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10% प्रति वस्तु कैशबैक देता है। ये कैशबैक देने लगा और वो अभी भी 5 रुपये प्रति वस्तु कमाता है।
एक्स प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये भी सवाल जीडी में आया हुआ सवाल है। एक्स रुपये प्रति वस्तु का अंकित मूल्य, तो एक्स रुपया अंकित मूल्य है, उस पर ये छूट दे दिया क परसेंट का 7.5, तो 7.5 छोड़ेगा तो कितना बचेगा, 92.5% ही बचेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जीरो लग गया, तो ये हो गया 0.925 एक्स। इसका रिजल्ट यही ना आएगा, 2 जीरो है तो यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। 7.5% छूट दे दिया। अच्छा 10% वस्तु कैशबैक दे दिया। कैशबैक का क्या मतलब होता है, कोई कैशबैक आपको देता है, इसका मतलब वो छोड़ ही तो दिया और 10 रुपया और छोड़ दिया। कैशबैक का यही ना मतलब होता है। मान लीजिए 5 रुपये कैशबैक मिलता है, अगर 15 रुपये का सामान है, 5 रुपया कैशबैक मिलता है, तो कैशबैक दे दीजिए क रुपया, 10 रुपया। इसका मतलब अब आपको ये सामान इतने में देने के लिए रेडी था, लेकिन इतने में दे रहा था, उसके बाद जो है देखिए 10 रुपया कैशबैक दे दीजिए, अभी भी उसे 5 रुपया का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, इतना में दे के भी आपको 5 रुपया का लाभ हो रहा है। तो अगर हम पूछें आपसे कि वस्तु का दाम है तो क्या बताएंगे, तो देखिए मान लीजिए अगर 12 रुपया का हम वस्तु आपको दे दिए और हम बोल रहे हैं कि 2 रुपया का लाभ हो रहा है, इसका मतलब आप 2 रुपया घटाएंगे तो हमारे लिए वस्तु क रुपया की, 10 रुपये की। ये समझने वाला बात है। अगर आप किसी को 15 रुपया में वस्तु दे दिए और बोल रहे हैं कि 5 रुपया लाभ है, कोई बोले कि दाम बताइए, तो इसका मतलब 5 रुपया लाभ है तो 5 हटा दीजिए। तो देखिए 5 रुपये प्रति वस्तु कमाता है, इसका मतलब 5 रुपये इसमें छुपा हुआ है, तो 5 रुपया घटा दीजिए। तो इसका आंसर होगा 0.925x -15। तो ये आंसर हो गया आपका 0.925x और -15। कहाँ पे है 0.925, ये वाला 4 नंबर। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा जो बात बताएं, इसको 2-3 बार सुनिएगा कि क्या बोले हैं। ठीक है, जब भी आप किसी को कैशबैक, एक तो कैशबैक वाला बात समझना, मान लीजिए 100 रुपये का सामान आप खरीद रहे हैं, तो आप उसको क्यों खरीदते हैं, क्योंकि लिखा रहता है उस पर कि 10 रुपये का कैशबैक मिलेगा, तो आपके दिमाग में बन जाता है ये सवाल, ये जो सामान है 90 रुपये का है, क्योंकि 10 तो कैशबैक दे देगा, तो इसका मतलब 10 छोड़ दिया। दूसरी बात, अगर 90 रुपया में हम आपको बेच दिए, आप बेच के बोल रहे हैं कि हमको इसमें 10 रुपया फायदा है, तो 90 रुपया का बेच के 10 रुपया फायदा बोल रहे हैं, इसका मतलब वो सामान हमको 80 है, तो 10 हम घटा रहे हैं, तो दोनों बार ये घटेगा, ये ध्यान रखिएगा, जोड़ मत दीजिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। 7 के बाद देखिए संख्या 73, 115, 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है, ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या बताइए। आप चाहें तो ये ऑप्शन से लगा सकते हैं, ऑप्शन से लगा के भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी है, और उससे अच्छा है कि आप क्या कर सकते हैं, इसका मौसा निकाल लेंगे। 115 हो गया और ये कितना है 185, आप इधर घटाएंगे तो यहाँ 27 का डिफरेंस है, 73 और 7 80, और 27 का इधर और 15 का इधर, तो 27 10 37, और 37 और 5 कितना हो जाएगा, 37 और 5 हो जाएगा 42, तो इधर 42 का हो गया, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 0, 8 में से 1 गया 7, 70 का डिफरेंस इधर है, तो इसका मतलब या तो इसका मौसा 80 तो होगा नहीं, इसका मौसा 42 होगा, 42 नहीं होगा तो 2 हो सकता है, नहीं तो 3 हो सकता है, 2 3 6 नहीं तो 7 हो सकता है। तो देखिए 2 और 3 तो बड़ा होगा नहीं, 7 ही तो बड़ा होगा, तो 7 ही आपका आंसर में दिख रहा है। अच्छा 14 भी तो दिख रहा है, इससे बड़ा और हो सकता है, तो 14 भी आंसर हो सकता है, तो 7 और 14 आंसर हो सकते हैं। तो आप एक काम करिए, मौसा जब निकालने का मतलब होता है कि जो बड़ा से बड़ा संख्या होता है, तो 14 5 70, बताइए कितना बचा, 3 बचा, 14 से इसमें भाग करेंगे तो 14 से भाग करेंगे तो 14 7 98, 14 8 112, तो फिर कितना बचा 3, 14 कम में 14, 14 3 42, तो 3। तो बड़ी से बड़ी संभव संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी से बड़ी संभव संख्या कौन सा होगा, 14 होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि वो छोटा हो जाएगा, और भाग देंगे तो हर जगह शेष नहीं आएगा। अब 14 से आप इसको भाग दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा, 14 से इसको भाग देंगे 3 बचेगा, 14 से इसको भाग देंगे 3 बचेगा। लौसा मसा का सवाल है, यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो बड़ा डिफरेंस होता है उसको काट देते हैं, जो छोटा वाला होता है वही आंसर होगा, या तो उसका फैक्टर आंसर होगा। फैक्टर चूंकि 2 3 7 था, तो ये 2 से तो कट नहीं रहा था, ये 2 से, ये वाला 2 3 7 इसका फैक्टर था, तो आप देख लीजिए कि 14 से कट रहा है, शेष दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो 14 दे रहा है, तो आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर कह रहे हैं, एक साइकिल चालक 2 घंटे 30 मिनट में 20 मिल जाता है और फिर 1 घंटा 15 मिनट में 10 मिल जाता है, तो मील प्रति घंटा औसत चाल बताइए। औसत चाल आपको बताया था कि जब भी औसत चाल पूछा जाएगा तो औसत चाल जो होता है कुल चली गई दूरी बटा कुल समय होता है। कुल चली गई दूरी 20 मील यहाँ पे चला है, और कुल चली गई दूरी यहाँ 10 मील चला है, तो कुल चली गई दूरी 20 10 30 मील हो गया। कुल समय, तो देखिए समय थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 घंटा 30 मिनट को आप क्या बोलते हैं, 2.5 घंटा बोलते हैं ना, 30 मिनट को आधा घंटा बोलते हैं,
अच्छा ये 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट को घंटा बोलते हैं तो 60 से भाग कर लीजिए, 15 कम में 15, 15 चौके 60, 0.25 घंटा बोलते हैं। इसका मतलब इसको बोलेंगे दशमलव 1 दशमलव कितना 25 घंटा। अब ये टोटल घंटा देखेंगे तो 2.5 प्लस 1.25, चाहे तो आप पूरे को मिनट में बदल के 60 से भाग दे लीजिएगा तब भी आ जाएगा। 30 को हम ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 लगा दिए हम लगभग ऐसे, तो 5 हो गया, और ये 5 तो 7 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। अब इसको हटाना घटाना है कटाना है तो आप कटा लेंगे। 30 करके 2 0 आगे बढ़ा दीजिए, नीचे कर दीजिए 375। अब आप ऊपर नीचे कटा दीजिए 25 से, तो 25 से कटाएंगे तो 25 चौके 4 3 12, 3 15 बार नीचे कटेगा। अब 25 से कटाएंगे तो 25 चौके 4 3 12, तो 25 चौके 100 4 3 12 120। 15 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो इसका 8 आंसर आएगा। तो 8 आंसर होगा। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, 15 मिनट को घंटा में बदले हैं तो 1/4 हो गया, 0.25 घंटा होता है। तो 1 घंटा वो और 0.25 ये दोनों को जोड़ के ये पॉइंट, ये सब कैलकुलेशन का खेल है। 9 नंबर पे हो गया। 10 नंबर पे आइए। अगर एक साइकिल सवार है और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं, मतलब एक साइकिल सवार है और एक जॉगर है, तो एक है आपका साइकिल चलाने वाला और एक है आपका जॉगर, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय करते हैं, ठीक है। अब ये क्या लिख रहा है, यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का 1/3, तो मान लीजिए जो जॉगर है साइकिल सवार, तो साइकिल सवार जो है वो दूरी, चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी मान लीजिए कि दूरी तय किया था 1 ही, और समय तय किया लगा था उसको 1 ही घंटा, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय मैंने 1/1, तो इसका चाल कितना हो गया 1। तो साइकिल सवार हमने मान लिया था कि दूरी गया था वो 1 किलोमीटर, गया लगाया था 1 घंटा, तो उसका चाल भी कितना है 1 ही है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब कह रहे कि यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का 1/3, दूरी का 1/3, तो यहाँ दूरी का 1/3, साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय का 2 गुना, तो समय जो 1 ले रहा था उसका 2 गुना। तो आप बताइए फिर से चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 1/3 बटा 2, तो ये कितना हो गया 1/6। तो देखिए जो साइकिल सवार का चाल था वो 1 था, और जो जॉगर का चाल था वो 1/6 था। अब हमसे पूछा गया है कि जॉगर और साइकिल सवार का रेशियो बताइए, तो जॉगर और साइकिल सवार का बताएंगे तो पहले जॉगर लिखा है, तो जॉगर का तो 1/6 है, और साइकिल वाले का 1/1 है, तो ऐसे जब बनाएंगे तो ये ऊपर जाएगा तो 1:6 में आएगा, तो जॉगर का 6 हो जाएगा और साइकिल का, जॉगर का 1 हो जाएगा, साइकिल का 6 हो जाएगा। 1/6 में 1 से भाग देंगे तो यही आएगा ना, तो आंसर आपका होगा 1/6। 6 मत करिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। पहले जॉगर का पूछा है, जॉगर से साइकिल वाले का, तो जॉगर का 1/6 है और उसके बटा में 1, तो 1/1 लिखते हैं, नीचे वाला ऊपर गया या यहाँ गया तो 1 हो गया, इधर हो गया, तो 1/6 बना गया। 6 गलती हो जाएगा। दूसरा, 5,000 रुपये पर 1 बरस के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक वार से रूप चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। तो देखिए अब कोई कोई इसको बहुत लंबा लगा देगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का निकालेंगे फिर आधा का तो गड़बड़ हो जाएगा। मान के चलिए कि ये 4% आपका वार्षिक है, तो इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं अर्धवार्षिक में। अर्धवार्षिक के लिए क्या होता है 2% हो जाता है, तो 2% के लिए 2 टेबल बनता है, तो 2%, फिर यहाँ पे 2% और 2 का फिर 2%, तो 2 दूनी के 4। 0.04% का जो ज़्यादा मिलता है वही अंतर आएगा, क्योंकि देखिए वार्षिक निकालेंगे तो आपको 4% मिलेगा, और जब छमाही निकालेंगे तो 4% के साथ साथ ये पैसा ज़्यादा मिलता है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि साधारण ब्याज 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और उसी रेट पे उसी धन को अगर छमाही कर दिया जाए तो छमाही वाला ज़्यादा होता है। अगर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज उसी रेट पे उसी दर से उसको तिमाही कर दिया जाए तो तिमाही वाला ज़्यादा होता है। मतलब सबसे कम सालाना वाला होता है, उससे ज़्यादा छमाही वाला, उससे ज़्यादा तिमाही वाला। तो यहाँ पे 0.04% का अंतर आएगा, तो बस हम 5,000 का निकाल देंगे 0.04%, 0.04% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये इधर आके पॉइंट हो गया, 5 चौके 20 हो गया, तो 2 रुपया का फर्क पड़ेगा। आप इसको डिटेल में लगाएंगे तो बहुत देर लगेगा, बस ऐसे जैसे बता रहे हो समझिए। 4% वार्षिक है, और जब छमाही लेते हैं तो 2% होता है, और यहाँ पे 2% ब्याज मिलता है, तो 2 दूनी के 4, 0.4% का फर्क पड़ेगा। इसका निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। 12 नंबर देखेंगे। अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे, मतलब 10% छूट पे खरीदी है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपया है। यदि उसे 450 रुपये की कुल बचत की हो
तो उसने कितने खिलौने खरीदे? तो देखिए 50 रुपया है इसका, ये 10% छूट पे खरीद रही है, तो इसका मतलब 10% छूट पे खरीदने का मतलब इसको 5 रुपया मिल जाता है छूट, और खरीद लेती है कितने में? 45 में। तो 45 में खरीद लेती है, 5 रुपये तो छूट मिल जाता है। ये छूट का पैसा इकट्ठा करते करते 450 रुपये बना दी है। तो कह रहा है कि उसे कितना खिलौना खरीदना पड़ेगा? तो एक जब खरीद रही है एक, तो एक के लिए को रुपया मिल रहा है? 5 रुपया। तो एक पे 5 रुपया, तो 450 के लिए कितना? तो 450 को 5 से भाग देंगे तो खिलौनों की संख्या आ जाएगी। तो खिलौनों की संख्या आ गई भाई। एक वस्तु पे 5 रुपया छूट मिलता है, तो अगर 10 रुपया चाहिए तो 2 चाहिए, तो 10 रुपये चाहिए तो 2 चाहिए, तो 10 को किससे भाग देंगे? 5 से, तभी ना 2 पता चलेगा। अगर आप 15 रुपये का छूट चाहते हैं तो 3 चाहिए। तब अगर आप 450 का चाहते हैं तो 450 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 90। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 90। आइए अगले क्वेश्चन पे 13 नंबर। एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। देखिए व्यय जो है वो आय का 70% है, तो आय आप क्या मानेंगे? 100 रुपया। अगर पुरुष का आय 100 रुपया है तो उसका व्यय निकालिए, तो उसका व्यय कितना हो जाएगा? 70%। तो बताइए उसका बचत कितना हो जाएगा? तो कमाया 100, खर्चा किया 70, तो बचाया कितना? 30। आगे बढ़िए। यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है, तो मतलब 100 में 20% और 50% का दो क्रमिक वृद्धि हो गया, तो 120 बटा 100 कर दीजिए, बढ़ गया। अब फिर एक और वृद्धि हो गया, तो 150 बटा 100 कर दीजिए, ये भी बढ़ गया, तो ये कट गया, ये 0 से 0 कट गया। 12 15 कितना होता है? 180। मतलब उसका आय 100 से बढ़ के कितना हो गया? 180। तो पहले ये 100 रुपया कमा रहा था, इसका आय बढ़ के हो गया 180। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? वृद्धि होती है, तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है? ये व्यय बताना है कि कितना प्रतिशत अधिक है, ताकि उसका नया बचत पिछले बचत का 2.5 गुना हो। पिछले बचत का 2.5 गुना हो, तो 30 का आप 2.5 गुना निकालिए। 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2। तो 30 को 5/2 करेंगे तो 15 पचे कितना हो गया? 75। अब ये बात समझने वाला है। 180 रुपया कमाई है, बचत है आपके पास 75 रुपया, तो इसमें से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 105 रुपया हो जाएगा ना। कमाई में से बचत घटा देंगे तो आय आ जाएगा, क्योंकि आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। बचत प्लस खर्च होता है, तो खर्च निकालना हो तो बचत घटा दीजिए, आय में से बचत निकालना हो तो खर्च घटा दीजिए। ठीक है। तो ये 75 हो गया। बताइए कितना बढ़ा? 35 बढ़ा। किससे बढ़ा? 70 से बढ़ा है। इंटू कितना करना पड़ेगा? 100। 35 दूनी 70, तो 100% हो जाएगा? 50%। तो 50% आंसर होगा। थोड़ा सा स्पीड है, आप धीरे करके 0.75 पे करके देख लीजिएगा आराम से, नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा पीछे करके, या रोक के समझिएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए 13 के बाद आप आ जाइए। 13 के बाद आप आएंगे, गीता और राधा के पास रुपए का अनुपात 7:15 है, और राधा और सविता के पास जो है वो 7:, राधा और सविता के पास देखिए यहाँ पे 7:15 है। किसके किसके पास? गीता और राधा के पास। तो ये गीता हो गई और ये राधा हो गई। आगे राधा और सविता के पास 7 कितना है? 16 है। तो राधा और सविता के पास जब इसको आप सीधा करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा पूरा पैसा। इधर गुणा करिए, 7×7 = 49, इससे इसमें गुणा करते हैं, इसमें फिर करते हैं 15×7 = 105, इधर करेंगे तो 15×15 में होता है 225, अब 15 225 + 30 और 10 240। अब ये कटेगा है नहीं, आप इसको जोड़ लीजिए। अच्छा क्या दिया हुआ? यदि गीता के पास 980 रुपये। अच्छा गीता कौन थी? ये थी गीता 49, तो 49 का मान दिया है 980, तो 1 का मान निकाल लीजिए। 980 बटा में 49, 49 दूनी तो 1 का मान कितना हो गया? 20। 1 का मान 20 आ गया। अब किसका निकालना है आपको? सविता के पास बता दीजिए। तो सविता तो ये थी ना, इसका मतलब सविता का निकालना होगा तो 240 में गुणा करना पड़ेगा 120 से। तो 2 गो तो 0 चाहिए पहले, तो 2 गो 0 हो गया। 12 चौके 48, तो 8 चाहिए। 2 गो 0 2 गो 0 2 गो 0 सब जगह है। 8 चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तब गुणा ही कर लीजिए। 2 0 हो गया। 12 चौके 48 का 8 लगाया 4, 12 दूनी 24, और 24 और 4 कितना हो जाता है? 24 और 4 होता है 28। तो 28, हाँ गलती हो गया, 1 का मान 20 हो गया। 1 मिनट, 20 से ना गुणा करना था। 1 का मान 20 हुआ है ना, तो 240 का मान बताना है, तो 240 × 20 कर देंगे तो आसान ही है। तो 24 दूनी 48, तो 4800 इसका आंसर हो गया। तो 4800 आंसर है। देख लीजिएगा, रेशियो का सवाल है, आसान सा। 15 का रहा
तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। तेज लोकल ट्रेन है तो कम समय लेगी, जो धीमी वाली है उससे 30 मिनट कम समय लेती है। धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर कम है। तो देखिए समय का डिफरेंस दिया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल ये हो गया दूरी बटा चाल। दूरी हमारे पास कितना है 60 किलोमीटर, तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब जो तेज चलेगी वो कम समय लेती है, इसका मतलब तेज चलने वाले को यहाँ रखना पड़ेगा। और यहाँ कह रहा है कि तेज लोकल ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर कम है। जो तेज लोकल की ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर कम है, तो इसका मतलब अगर इसका x है तो इसका कितना है x माइनस 20। जिसका चाल कम होता है वो ज़्यादा समय लेता है, और ये तो इन दोनों समय में जो अंतर है वो कितने का है, 30 मिनट का। 30 मिनट को आप और क्या बोल सकते हैं, 1/2 घंटा बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा, इधर उधर लगाएंगे द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अब ऑप्शन का हेल्प ले लीजिए, तो ऑप्शन में से मान लीजिए कि 30 ऑप्शन है। अगर आप 30 ऑप्शन लेते, अच्छा किसका पूछा गया, धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है, धीमी लोकल ट्रेन की, तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल यहाँ पे 30 लेना पड़ेगा, यही ना है धीमी लोकल, ये धीमी का पूछ लिया है ना, धीमी का तेज लोकल ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा कम है। तो 20 किलोमीटर पर घंटा कम है तो इसको 30 ना मान के इसको 50 मान लीजिए ना, 50। तो अगर इसको 50 रखेंगे, इसको 30 रखेंगे, तो 50 30 रखेंगे तो इसका कभी आंसर सेट होगा, यहाँ 50 5 आ जाएगा, इधर 3 तो 8 आ जाएगा, आधा घंटा आएगा ही नहीं। अच्छा ये 50 है, अच्छा ये 40 वाला रख के देखिए, 40 वाला सेट हो जाना चाहिए। तो 40 का ये कितना हो जाता है 60, और 40 से 20 ज़्यादा है तो 60 ही हो गया, और 40 20 तो ये कितना हो गया 60, 60/40 में से 20 गया, तो ये 40 और 20 हम धीमी का माने हैं ना, तो तेज का बता रहे हैं, तो 40 के जगह पे 60 रखना पड़ेगा, क्योंकि 20 ज़्यादा है ना उसका, तो 60 रखना पड़ेगा 40 के जगह पे। हम x माइनस 20 का मान रख रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा, और नहीं तो इसको लगा के देखिएगा समझ में आ जाएगा। 40 और 20 60 हो गया, और ये 40 माने हैं तो 40 में से 20 गया 20 हो गया, तो देखिए ये हो गया आपका 1 घंटा। क्या रख रहे हैं, सही रख रहे हैं ना कि कुछ गलती कर रहे हैं। ये किसका चाल पूछा गया था कि धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या होगी, धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या होगी 30। तो अगर हम इसको 50 मानेंगे, भाई उससे 20 ज़्यादा है ना, इससे 20 कम है, तो अगर इसका 30 है तो उसका 20 रहा होगा, 50 रहा होगा, तो इसका मतलब 60/50, और यहाँ 60/30, 60/50 30। गड़बड़ हो रहा है कुछ। हम एक काम करते हैं कि इससे 20 मिनट ज़्यादा है ना 20, तो हम इसकी को मान ले रहे हैं 50, इसको मान ले रहे हैं 70, इसको मान ले रहे हैं 20 ज़्यादा करके 60, और इसको मान ले रहे हैं 20 ज़्यादा करके 80, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब हम धीमी लोकल ट्रेन की चाल पूछ रहा है क्या होगा, तो अगर धीमी का पूछेगा तो हम तेज सेटिस्फाई करा दे, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये आंसर है, ये सेटिस्फाई हो गया तो ये आंसर है, ये सेटिस्फाई हो गया तो ये। तो हम 60 वाला एक बार रख के लगा रहे थे, तो देखिए 60 हो गया, ये वाला 60 रख के लगा रहे हैं, तो 60 वाला रख के लगाए हैं, और ये 60 हो गया, और यहाँ 60 में से 20 गया तो कितना हो गया 40। तो देखिए 1 घंटा ये हो गया, और ये 4 डेढ़े 6 तो 1.5 घंटा ये हो गया, और 1.5 घंटा में से 1 घंटा गया, कितना बचा आधा घंटा, 0.5 मैंने आधा घंटा तो हुआ, तो आधा घंटा इसका आंसर होगा। देखिए ये बनेगा द्विघात समीकरण, लगा के देख लीजिएगा, नहीं तो ये ऐसे ऑप्शन से लगाएंगे तो सही आएगा। तो आंसर आपका होगा 40। चलिए आगे देखिए, साक्षी और कोमल मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, कोमल उसी काम को 22 दिन में। साक्षी और कोमल मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में, और कोमल उसको कितने दिन में कर सकती है, 22 दिन में। कोमल कर सकती है 22 दिन में। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो पहले काम आप निकाल लीजिए, 22 और इसका निकालेंगे तो 22 × 5 = 110 हो जाएगा, 22 × 5 = 110, तो इससे भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, इससे भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोमल का अगर 5 है तो इसका कितना है, साक्षी का 6 है। अब ये बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन साक्षी 3 दिन बाद कार्य छोड़ दी। तो 3 दिन बाद साक्षी काम छोड़ दिए, तो 3 दिन बाद उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब एक साथ किए तो रोज काम कितना हो रहा था, 11 में 3 दिन से गुणा करिए तो 33 काम हो गया था। तो 33 काम हो गया था, तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम हो गया 110 माइनस 33, तो ये 10 में से 3 गया 7, और ये 10 में से 3 गया 7, 77 काम बचा है, और ये 33 काम
होने के बाद साक्षी छोड़ के चली गई। तो जब छोड़ के चली गई तो कोमल ने शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा किया? तो अकेले कोमल से अगर करवाएंगे तो 77 हो गया। और किससे करवाना है? कोमल से। कोमल का कितना है? 5। 5 से भाग दीजिए, 5 एकम में 5, 2 गया इधर, तब 5 5 25, कितना गया? 2। तो 5 चौके 20, 15.4। ये गड़बड़ कटा दिए क्या? 88 आ रहा था क्या ये? 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, तो 77 हो गया। 5 से भाग करेंगे 15, ये 77/5। क्या निकाल दिए? कुछ गड़बड़ कर दिए फिर से। कोमल और साक्षी मिल के 10 दिन में कर रही है, तो ये 10 दिन में हो गया। कोमल का था 22 दिन में, तो 22 5 110 हो गया। तो 10 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, 22 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिल के काम करे, उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन साक्षी 3 दिन बाद कार्य छोड़ दी। तो साक्षी 3 दिन बाद छोड़ दी तो मिल के काम किया, तो 33 काम किया। तो 110 में से 33 निकालेंगे, तो 110 में से 33 निकालेंगे तो कितना आएगा? 110 में से 33 निकालेंगे तो 10 हो गया। ये 10 में से 3 गया 7 हो गया। फिर से यहाँ पे 10 से 3 गया तो 77, 77 3 80, 8 3 11, ठीक तो है 77। अब कौन का बात पूछा रहा है? कह रहा कि और कोमल ने शेष कार्य अकेले पूरा किया, दिनों की कुल संख्या। अच्छा, ये गड़बड़ हो रहा था, दिनों का कुल संख्या पूछ रहा है भाई यहाँ पे। ये सही था ना? अब यहाँ समझ लीजिए, 77 हो गया, ये 77। तो कोमल से करवाइए तो कोमल उसको कितने में करेगी? 77/5 में करेगी। लेकिन बात यह है कि 3 दिन तो हमारा यहाँ भी काम हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको 3 दिन और जोड़ना पड़ेगा। तो कुल दिन का आंसर होगा 3 + 77/5। तो 5 दिए कितना हो गया? 15। तो 15 और ये 77 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 का 2, फिर 1 लगेगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। 82 बटा कितना हो जाएगा? 5। 5 या 15, 77 और 15 जोड़ लेंगे, 5 7 12 का 2, 1 लगा है, 7 1 8 1 9। क्या कर रहे हैं हम? 92 हो जाएगा, 92/5 इसका आंसर हो जाएगा, 92/5। तो 92/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन और जोड़ना पड़ेगा, वो हम गलती कर रहे थे, 3 दिन जोड़ नहीं रहे, क्या कि यहाँ पूछा है ना कुल संख्या। ठीक है, दिमाग हैंग कर गया है, सवेरे से पढ़ाते पढ़ाते, लगातार क्लास है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है तेज करने पे। देखिए, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर इतना बचता है, तो वास्तविक मूल्य बताइए। तो आसान सा सवाल है। देखिए, वास्तविक मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, इसमें से जब आप 15% घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 85 बच जाएगा। फिर आपने 25 घटा दिया तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो ये जब आपने घटा दिया, दे दिया, हटा दिया उसको, शेषफल को पुनः हटा रहे हैं, तो देखिए 15 जब हटा देंगे तो 85 बच जाएगा, फिर 25 हटा देंगे तो ये बच जाएगा, और यही बचत यहाँ दिया हुआ है कितना? 43 3 5। अब आपको कटाना सीखना है। 25 × 75, 25 चौके 100, 3 से कटा दीजिए, 3 एकम में 3 और 3 चौके 12, 1 गया, 3 चौके 12, 3 5 15। अब आप इसको 17 से कटा सकते हैं, 5 से कटा दीजिए यहीं पे, 5 से ये 17 हो गया, 5 से ये 20 हो गया, 17 से कटा रहे, 17 से 17 8 136 होता है, 17 8 136 हो गया, 4 4 8 17 5 85। तो आप x का मान आ गया 20 चौके 80, और इधर करना है 85, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो 0 तो 0 हो ही गया है, 8 5 40 का 0, 4 लगा है, 8 8 64, 4 68 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 6800। देखिए, पहला 15 जब घटा दिया तो शेष यहीं बचा है, फिर इसमें से 25 घटा दिया तो शेष यहीं बचा है, 25 घट गया तो शेष के बराबर कर दिए, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। अर्धवार्षिक करके ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 3200 रुपये जमा करता है, वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि बताइए। तो देखिए, 1 जनवरी को जमा कर रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो 6 महीना के गैप पे वो जमा कर रहा है। मतलब 1 जनवरी को जो पैसा जमा करेगा वो 3200 रुपया जमा करेगा, और चूंकि ये अर्धवार्षिक है ना, प्रति वर्ष तो चक्रवृद्धि वार्षिक ये वाला संयोजित, लेकिन यहाँ अर्धवार्षिक है, ये रेट तो प्रति वर्ष का है लेकिन अर्धवार्षिक लिखा है, तो 10 का आधा करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 5%। तो आप 3200 का पहले 5% निकालेंगे, तो 3200 का 5% निकालेंगे तो 32 5 160 रुपया आपको ब्याज मिल जाएगा। कितने का? 1 जनवरी से 1 जून तक, मतलब 31 जून तक का। जुलाई में फिर वो 3200 जमा करेगा, इसका मतलब जब 3200 जमा करेगा जुलाई में लाके, तो पिछला पैसा 3200 रुपया, तो वो आके जुट जाएगा। और
160 रुपया और मिलेगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला है। ये ध्यान से समझिएगा, जो 6 महीना बाद जाएगा जमा करने तो इसके अकाउंट में 3200 रुपया तो होगा ही, जो पहले 6 महीने जमा किया था 3200 का 160 रुपया होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो आप इसको जोड़ेंगे 0, 6, 2 2 4 1 5 और 3 3 6। अब 6560 रुपये कुल पैसा हो गया है। इस पे आपको 5% देना पड़ेगा, तो 5% यहाँ देंगे तो यहाँ 0 से 0 कटा लीजिए, 5 दूनी 10 कर लीजिए, इसको कटाइएगा, 2 तियाँ 6, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 328 रुपया यहाँ ब्याज मिल गया और 160 रुपया यहाँ मिल गया। तो कुल ब्याज आपसे पूछा है तो 160 रुपया और 328 रुपया जोड़ेंगे तो 8 और 6 2 8 और 3 1 4, 488 रुपया इसको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है। पहले 6 महीने पे 5% मिलेगा, वो 5% भी जुटता है और 3200 जमा करेगा, 3200 पहले से 6 महीने वाला आ रहा है। ठीक है, ये करा दिया। एक महिला किसी वस्तु को 950 में खरीदती है और 1050 में 1150 में बेच देती है। आसान सवाल है, इसको कर लीजिएगा। 950 में खरीदती है और 1150 में बेचती है, तो कितना का फायदा हो गया? 10.5 11.5, 200 का फायदा हो गया। किस पे हो गया? 950 पे। इंटू कितना करना है? 100। ये कटा पिटा देना है, 5 से 19 आएगा, 5 दूनी आएगा, 400/19 आ जाएगा। 400/19 पॉइंट में लगभग आ रहा है। अच्छा, यहाँ निकटतम पूर्णांक तक आपको बताना है, तो 19 तियाँ 57 होता है तो नहीं जाएगा। 19 दूनी 38 तो जाएगा, 19 दूनी 38, फिर 2 बचा है तो 19 से कम 21, 21%, 21 दशमलव कुछ आएगा, तो ये आपको बता देना है। ठीक है, आ जाइए। अगला सवाल कर रहा है कि अक्षय और विपुल की वार्षिक आय क्रमशः 3:2 में है। मतलब इनकी कमाई जो है, अक्षय और विपुल का एक का 3x है और इसका कितना है? 2x है। दोनों लोग कमा लिए, एक कमा लिया 3x और एक कमा लिया 2x, जबकि उनके व्यय का अनुपात कितना है? 7:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,80,000 की बचत करते हैं, तो बचत कर रहे हैं, तो ये इनका आय है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को, ये इनका आय है। आय में से अगर आप इनका बचत घटा देंगे तो आय में से बचत 1,80,000 का 0 है, इस पर 4 0 है, तो ये घटा दीजिए, 1,80,000 ये घटा दीजिए। अगर ऐसा कर देंगे तो इनका ये किसका अनुपात होगा? आय में से ये हमने क्या घटा दिया? बचत। तो आय में से जब बचत हटा देते तो क्या आ जाता है? खर्च आ जाता है। तो इनके इसका अनुपात जो है खर्च का ही तो हो गया। ये आय में से बचत गया तो खर्च हो गया, ये भी खर्च का अनुपात आपको सवाल में दिया है, कितना है? 7/3। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो तितली के 9x माइनस 18 तिया 54 पर 4 0, अब बराबर कितना है? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 18 7 26 से, तो 126 पे क 0 4 0। अब आप इसको उधर भेजेंगे तो ये जाके इधर 5 हो जाएगा, 5x इधर आ गया,